सफलता आपसे 5 चीज़ें मांगती है। मेहनत, बलिदान, संघर्ष, सब्र और खुद पर विश्वास। यदि आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है तो आप जंग लड़ना छोड़ दीजिए। आपको अपने आप पे विश्वास रखना होगा कि हाँ, हम ये काम कर सकते हैं। इसलिए कोई चीज़ को भी पाने के लिए, ठीक ना, मेहनत, बलिदान, संघर्ष और सब्र और खुद पर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। ये परिवर्तन आप में, आप सभी में आना चाहिए, ठीक ना। आज के क्वेश्चन, आज जो सेट बना रहे हैं इसमें 50 क्वेश्चन हैं, ठीक ना। कोशिका विज्ञान के सेकेंड भाग का फर्स्ट वॉल्यूम का 50 क्वेश्चन का फर्स्ट वॉल्यूम बना चुके हैं, ठीक। ये सेकेंड वॉल्यूम है। सेकेंड वॉल्यूम के क्वेश्चन अब देखते हैं। उससे पहले ये मोटिवेशनल, आपसे सफलता आपसे जो 5 चीज़ें मांगती हैं, क्या? मेहनत, बलिदान, संघर्ष, सब्र और खुद पर विश्वास। यदि आपको खुद पे विश्वास ही नहीं है तो आप जंग क्यों लड़ रहे हैं? जंग लड़ने से पहले आपको खुद पे विश्वास करना होगा कि हाँ, हम ये कर सकते हैं, ठीक। तो आप जंग लड़िए, ठीक ना। चलिए, आज कोशिका विज्ञान भाग 2 का जो है ना 50 क्वेश्चन जो बोले थे आप लोगों को, वो 50 क्वेश्चन लेकर के आए हैं, ठीक। तो पहला क्वेश्चन है, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीएनए का पूर्ण रूप होता है डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक। 51 नंबर क्वेश्चन है, डीएनए का मूल इकाई क्या है? डीएनए का मूल इकाई जो होता है न्यूक्लियोटाइड से होता है। डीएनए का मूल इकाई न्यूक्लियोटाइड से होता है। आगे क्वेश्चन है, आगे है, डीएनए डीएनए के अणु में क्षारक इकाइयों में संबंध है। डीएनए के अणु में क्षारक इकाइयों में संबंध क्या है? एडेनिन एडेनिन थाइमिन जो है वो डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है, और गुआनिन और साइटोसिन जो है ये ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा यहाँ जुड़ा हुआ है, ठीक ना। ट्रिपल बॉन्ड। ये जो है एडेनिन और थाइमिन ये डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है, ठीक ना। तो 53 नंबर क्वेश्चन ये तो हो गया। 53 नंबर क्वेश्चन है, एडेनिन व थाइमिन, गुआनिन व साइटोसिन के बीच क्रमशः कौन से हाइड्रोजन आबंध होते हैं? तो यहाँ पर आपको बताया ना 52 नंबर में कि यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, ठीक ना। तो वही क्वेश्चन 53 में है कि एडेनिन और थाइमिन, ठीक ना, और गुआनिन और साइटोसिन के बीच कौन से हाइड्रोजन आबंध होते हैं? तो एडेनिन एडेनिन और थाइमिन के बीच डबल बॉन्ड, ठीक ना। उसके बाद गुआनिन साइटोसिन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक। चलिए आगे क्वेश्चन है 54 नंबर का क्वेश्चन है ना। 54 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1953 ईस्वी में किसने डीएनए की द्विकुंडलित रचना मॉडल पर प्रतिपादित किया? कह रहा है 1953 ईस्वी में किसने डीएनए की द्विकुंडलित रचना, डीएनए की द्विकुंडलित रचना मॉडल जो है प्रतिपादित किया? तो वो जो है ना वाटसन एवं क्रिक ने प्रतिपादित किया था, ठीक। उसके बाद कह रहा है 55 नंबर क्वेश्चन, 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सभी अनुवांशिकी क्रियाओं का संचालन करना तथा प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? तो डीएनए करता है, डीएनए करता है। सभी अनुवांशिक क्रियाओं का संचालन डीएनए, प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करने का काम डीएनए, ठीक ना। तो चलिए 55 नंबर का भी क्वेश्चन आपने बना दिए, ठीक। चलिए 56 नंबर में कह रहा है कि डीएनए संश्लेषण का जो प्रतिपादन किसने किया? डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन कोर्नबर्ग ने किया था। किसने किया था? कोर्नबर्ग ने। 57 में कह रहा है, डीएनए के पृथक्करण एवं शोधन की तकनीक का विकास किसने किया था? डीएनए के पृथक्करण एवं शोधन की जो तकनीक का विकास जो होता है वो किसने किया था? वाटसन एवं क्रिक ने ही किया था। कौन किया था? वाटसन एवं क्रिक ने ही जो है ना, ये वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए के पृथक्करण एवं शोधन की तकनीक का विकास किया था। 58 नंबर क्वेश्चन, प्रजनन संबंधी सूचना किसमें एकत्रित रहती है? प्रजनन से संबंधित सूचना जो है किसमें एकत्रित रहती है? वो डीएनए में। डीएनए में जो है प्रजनन से संबंधित सूचना डीएनए में एकत्रित रहती है। 59 में कह रहा है, डीएनए का आनुवांशिक कोड किस वैज्ञानिक ने ज्ञात किया?
डीएनए का आनुवांशिक कोड किस वैज्ञानिक ने ज्ञात किया? डॉक्टर हरगोविंद खुराना। कब किया था? 1968 ईस्वी में। 1968 ईस्वी में जो है ना डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने डीएनए का आनुवांशिक कोड डीएनए के आनुवांशिक कोड का पता लगाया था, ज्ञात किया था। ठीक ना। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से इतना को 50 क्वेश्चन बना लेते हैं। 60 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है, किस वैज्ञानिक के प्रयोग से यह साबित हुआ कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है? किस वैज्ञानिक के प्रयोग से यह साबित हुआ कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है? तो हर्शे और चेज के अनुसार। ठीक ना। हर्शे और हर्शे और चेज नामक वैज्ञानिक के अनुसार जो है ना, इन वैज्ञानिक के कारण ही यह साबित हुआ कि डीएनए एक क्या है? एक आनुवांशिक पदार्थ है। ठीक ना। 61 में कह रहा है, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीएनए का पूर्ण रूप जो होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक ना। चलिए आगे क्वेश्चन 62 नंबर कह रहा है, आरएनए जो होता है, आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? तो आरएनए यहाँ 3 प्रकार के होते हैं। आरएनए कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। आरएनए 3 प्रकार के। एक होता है आरआरएनए। आरआरएनए का फुल फॉर्म होता है कि राइबोसोमल आरएनए। ठीक ना। राइबोसोमल आरएनए। उसके बाद हो गया बी में मतलब टीआरएनए। टीआरएनए का हो गया ट्रांसफर आरएनए। ठीक। सी में हुआ कि एमआरएनए। एमआरएनए हो गया मतलब एम का हो गया मैसेंजर आरएनए। ठीक ना। तो आरएनए 3 प्रकार के होता है। ठीक। 63 में, आरएनए में थायमिन क्षारक की इकाई की जगह कौन सी इकाई आ जाती है? आरएनए में थायमिन क्षारक इकाई की जगह कौन सी इकाई आ जाती है? तो यूरेसिल आती है। कौन आती है? यूरेसिल। यही क्वेश्चन आपको डीएनए में पूछ दिया जाए, यही क्वेश्चन यहाँ में डीएनए दे दिया है। ठीक ना। डीएनए में थायमिन की जगह यूरेसिल दे दिया जाए, थायमिन की जगह यूरेसिल, कहेगा डीएनए में यूरेसिल क्षारक की इकाई की जगह कौन सी इकाई आ जाती है? ठीक ना। तो यूरेसिल की जगह डीएनए में यूरेसिल की जगह थायमिन आता है। ठीक ना। यहाँ आरएनए है। ठीक। यहाँ आरएनए, तो आरएनए में थायमिन की जगह यूरेसिल आता है। तो यहाँ 2 क्वेश्चन आपको बनवा दिए। ठीक ना। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन है, रेट्रोवायरस में कौन सा आनुवांशिक पदार्थ है? रेट्रोवायरस में कौन सा आनुवांशिक पदार्थ है? तो सिंगिंग स्ट्रैंडेड आरएनए। सिंगिंग, देखिए रेट्रोवायरस में कौन सा आनुवांशिक पदार्थ है? तो सिंगिंग स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। सिंगिंग स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। ठीक ना। 64 नंबर क्वेश्चन बनाए। 64। चलिए 65 नंबर में क्या कह रहा है? 65 में क्या कह रहा है, किसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है? ठीक ना। तो गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का हिंदी होता है गोल्जी काय। ठीक ना। तो गोल्जी बॉडी को कोशिका के अणु का यातायात प्रबंधक कहा जाता है। ठीक ना। कोशिका के अणु का यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है? गोल्जी बॉडी को कहा जाता है। 66 नंबर क्वेश्चन। 66 नंबर क्वेश्चन है, गोल्जी बॉडी का प्रमुख कार्य है। गोल्जी बॉडी का प्रमुख कार्य क्या है? स्रावी करना। मतलब इसका मतलब समझे, वो जो है ना, वो बॉडी में भोज्य पदार्थों का क्या करता है? स्रावी करता, पहुंचाता है उस अपना गंतव्य स्थान तक। ठीक। 67 की क्वेश्चन है। 67 का क्वेश्चन है, गोल्जी काय की खोज किसने की थी? गोल्जी काय की खोज जो है कैमिलो गोल्जी ने की थी। किसने? कैमिलो गोल्जी ने। 68 में कह रहा है, किसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है? 68 नंबर क्वेश्चन, किसी आत्महत्या की थैली कहा जाता है? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक। आगे क्वेश्चन हो गया 69 नंबर की क्वेश्चन है, 69 नंबर क्वेश्चन, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम की खोज जो है CD डुबे ने। किसने? CD डुबे ने किया था लाइसोसोम की खोज। ठीक। 70 नंबर क्वेश्चन, लाइसोसोम का कार्य क्या है? लाइसोसोम का कार्य हो गया कि बाहरी पदार्थों का भक्षण एवं पाचन करना। बाहरी पदार्थों को भक्षण एवं पाचन करना जो है ना, लाइसोसोम का कार्य हो गया। ये सब
ये सारी क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। ये सब क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बोर्ड में तो कई बार पूछे गए हैं और कंपटीशन में तो आता ही है, ठीक ना। इसमें बहुत कंपटीशन में ऐसा क्वेश्चन भी है जो कि कई बार पूछा गया है और जो क्वेश्चन पूछने की चांस है, ठीक ना, वैसे क्वेश्चन को हम सिलेक्ट किए हैं। तो आप लोग अंत तक बने रहिए, ठीक ना। एक प्रयास है मेरा आप लोगों के लिए। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन है। 71 नंबर में कह रहा है लाइसोसोम में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोसोम में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? 24। 24 लाइसोसोम में 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक। उसके बाद कह रहा है 72 नंबर क्वेश्चन, कौन कोशिका की निर्जीव रचना है? कौन कोशिका की निर्जीव रचना है? तो रसधानी, जिसका रसधानी, इसे रितिका भी बोलते हैं, ठीक ना। रसधानी जो होता है कोशिका की क्या है? निर्जीव रचना है, ठीक ना। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन ना। 73, कौन कोशिका के प्रबंधक के समान कार्य करता है? कौन कोशिका के प्रबंधक के समान कार्य करता है? तो केंद्रक जो होता है, ठीक ना, केंद्रक, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस केंद्रक जो होता है वो कोशिका के प्रबंधक के समान कार्य करता है। 74 नंबर, क्रोमेटिन के अलावा केंद्रक में एक सघन गोल रचनाएं दिखलाई पड़ती है, इसे क्या कहते हैं? केंद्रिका कहते हैं, ठीक, न्यूक्लियस ही कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक ना। चलिए आगे 75 नंबर की क्वेश्चन, लवक कितने प्रकार के होते हैं? लवक 3 प्रकार के होते हैं। ए में हो गया हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, ठीक ना, हरित लवक क्लोरोप्लास्ट। बी में हो गया ओवर्णी लवक, ल्यूकोप्लास्ट। और तीसरा हो गया वर्णी लवक, क्रोमोप्लास्ट, ठीक ना। चलिए 76 नंबर की क्वेश्चन, 76 नंबर की क्वेश्चन देखते हैं। 76 नंबर में क्या करा, हरित लवक क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक क्लोरोप्लास्ट में कौन हरे रंग का पदार्थ होता है? हरित लवक क्लोरोप्लास्ट में कौन हरे रंग का पदार्थ होता है? तो क्लोरोफिल, ठीक ना। देखिए हरित लवक जो होता है ना, हरित लवक हरे रंग का, हरित लवक हरे रंग का होता है। क्यों होता है? क्योंकि हरित लवक के अंदर जो है एक हरे रंग का पदार्थ क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक ना। यही क्लोरोफिल जो होता है क्या करता है कि सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाता है। इसलिए हरित लवक को जो है ना कोशिका का रसोई भी, कोशिका का रसोई भी कहा जाता है, ठीक ना। 77 नंबर की क्वेश्चन कह रहा है, 77 नंबर क्वेश्चन, ओबर्नी लवक कहाँ पाया जाता है? ओबर्नी लवक जो होता है, ओबर्नी लवक जड़ एवं भूमिगत तना में पाया जाता है, ठीक ना। ओबर्नी लवक ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? जड़ और भूमिगत तना में, ठीक ना। ये जो होता है ओबर्नी लवक ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट ओबर्नी लवक जो होता है ये क्या होता है कि रंगहीन होता है, ठीक ना। ये पौधा के वैसे भाग में पाया जाता है, पौधा के वैसे भाग के कोशिका में पाया जाता है ओबर्नी लवक जो सूर्य के प्रकाश से वंचित होते, जैसे जड़ हो गया, भूमिगत तना, ठीक ना। तो इसीलिए ओबर्नी लवक कहाँ पाया जाता है? तो जड़ एवं भूमिगत तना में, ठीक। 78 नंबर क्वेश्चन, बर्नी लवक क्रोमोप्लास्ट, बर्नी लवक क्रोमोप्लास्ट के कुछ उदाहरण क्या है? बर्नी लवक का उदाहरण हो गया कि टमाटर में जो है ना, टमाटर में लाइकोपिन पाया जाता है, ठीक। गाजर में केरोटीन पाया जाता है, गाजर में केरोटीन। चुकंदर में विटामिन पाया जाता है, ठीक ना। देखिए बर्नी लवक का उदाहरण हो गया कि टमाटर में लाइकोपिन पाया जाता है, गाजर में केरोटीन पाया जाता है, चुकंदर में विटामिन पाया जाता है, ठीक ना। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन है। 79 नंबर की क्वेश्चन कह रहा है साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस में, यहाँ किनेसिस लिखा है, मतलब साइटोकिनेसिस में किसका विभाजन होता है? साइटोकिनेसिस में जो न द्रव का, मतलब कोशिका द्रव का विभाजन होता है। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। साइटोकिनेसिस में किसका विभाजन होता है? तो कोशिका द्रव का विभाजन होता है। 80 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य में गुणसूत्र की द्विगुणित संख्या है। मनुष्य में
मनुष्य में गुणसूत्र की द्विगुणित संख्या 46 है और मनुष्य में गुणसूत्र की कितने जोड़ी है? जोड़ी पूछेगा तो 23 जोड़ी, ठीक ना। द्विगुणित यहाँ पूछ दिया है, गुणसूत्र की संख्या जो है ना द्विगुणित में 46 और जोड़ा पूछेगा तो 23 जोड़ा, ठीक ना। 81 नंबर क्वेश्चन, गुणसूत्रों पर बहुत से जीन स्थित होते हैं, इसका कार्य क्या है? गुणसूत्र पर बहुत से जीन स्थित होते हैं, ठीक ना, तो इसका कार्य क्या है? जीन का काम है, इसका कार्य हो गया कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक के आनुवांशिक गुणों का हस्तांतरित करना, ठीक। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक के आनुवांशिक गुणों का हस्तांतरित करना होता है, ठीक ना। यहाँ पे कह रहा है 82 नंबर क्वेश्चन, जेनेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जेनेटिक शब्द का जो है प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ये डब्ल्यू है, डब्ल्यू मतलब डब्ल्यू, यहाँ डब्ल्यू वाटसन, ठीक ना। किसने? डब्ल्यू वाटसन ने। कब किया था? 1905। एग्जैक्ट हमको पता नहीं है, ये हम बोल रहे हैं, ठीक ना। तो ईस्वी को कट कीजिए, लेकिन जेनेटिक शब्द का जो प्रयोग किया था किसने किया था? डब्ल्यू वाटसन ने किया था, ठीक ना। वंशानुक्रम के नियम संबंधी सिद्धांत किसने दिया था? मतलब वंशानुक्रम 83 के वंशानुक्रम के नियम संबंधी सिद्धांत किसने दिया? ग्रेगर जोहान मेंडल ने। किसने? ग्रेगर जोहान मेंडल ने, ठीक ना। 84 में एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ठीक ना, विंडल एवं टेरम ने। यहाँ विंडल है, विंडल नहीं, यहाँ हो जाएगा विंडल। कौन? विंडल, विंडल एवं टेरम ने, ठीक ना, विंडल एवं टेरम ने। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन विंडल एवं टेरम ने किया था, ठीक। 85 नंबर में कह रहा है क्या? जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीन शब्द का प्रयोग जो है ना, जोहानसन ने कब किया था? 1909 ईस्वी में, ठीक। चलिए एक 86 नंबर क्वेश्चन, 86 नंबर क्वेश्चन यहाँ से कट है। चलिए आगे बताते हैं। 86 नंबर का क्वेश्चन जो है यहाँ से नहीं दिख रहा है, आगे 86 नंबर क्वेश्चन, 86 नंबर क्वेश्चन, जीवधारी के जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखलाई पड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे जो है फिनोटाइप कहते हैं, ठीक ना। 87 नंबर में जीवधारी के आनुवांशिक संगठन को क्या कहते हैं जो कि कारकों मतलब जीन का बना होता है? तो उसे जीनोटाइप कहते हैं, ठीक। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन, 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 88 नंबर क्वेश्चन, आनुवांशिकी संबंधी प्रयोग के लिए जो है मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया? तो मटर के पौधे का, ठीक। आप लोग को याद होगा, ये बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीनों में एक साथ वंशगत होने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? सहलगनता कहा जाता है, ठीक। लिंकेज, सहलगनता, लिंकेज, इसका जो इंग्लिश होता है लिंकेज, लिंकेज, ठीक ना, लिंकेज होता है इंग्लिश सहलगनता का। सॉरी 90 नंबर के क्वेश्चन बना लेते हैं। 90 नंबर में ना, 90 में क्या कह रहा है? 90 नंबर की क्वेश्चन, लिंग सहलनता की सर्वप्रथम विस्तृत व्याख्या किसने किया? तो मॉर्गन ने। किसने? मॉर्गन ने, ठीक ना। 91 में मनुष्य में पाए जाने वाले लिंग सहलनता के कुछ उदाहरण क्या हैं? मनुष्य में पाए जाने वाले लिंग सहलनता के कुछ उदाहरण क्या हैं? तो रंग वर्णदता, गंजापन, हीमोफीलिया, मायोपिया, हाइपरट्राइकोसिस। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए सिलेक्ट किए हैं कि जैसे यहाँ पर बता रहा है कि मनुष्य में पाए जाने वाले लिंग सहलनता के उदाहरण हैं, तो आप इसको आपको जो है ऑब्जेक्टिव में इसमें से कोई भी दे सकता है, जैसे रंग वर्णदता, गंजापन, हीमोफीलिया, मायोपिया, हाइपरट्राइकोसिस, मतलब इसमें से कोई भी दे सकता है, ठीक ना। तो इसलिए ये जो है आप याद कर लें, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि चलिए 92 के क्वेश्चन भी बना लेते हैं। गुणसूत्र, क्रोमोसोम का नामकरण किसने किया? ठीक ना, गुणसूत्र का जो नामकरण था ये डब्ल्यू वाल्डेयर ने कब किया था? 1905 ईस्वी में। डब्ल्यू वाल्डेयर 1905 ईस्वी में किया था गुणसूत्र का नामकरण, ठीक ना।
चलिए आगे की क्वेश्चन बनाते हैं। आगे की 93 नंबर क्वेश्चन, गुणसूत्रों में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ को क्या कहते हैं? गुणसूत्रों में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ को जीनोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीनोम। ठीक है ना। चलिए 94 नंबर की क्वेश्चन बनाएंगे। 94 नंबर का क्वेश्चन बना रहे थे ना। जीन की आधुनिक विचारधारा किसने प्रस्तुत किया था? जीन की आधुनिक विचारधारा जो है ना, एस बेंजर नामक वैज्ञानिक ने 1956 में प्रस्तुत किया था। जीन की आधुनिक विचारधारा। 95 में किस वैज्ञानिक के प्रयोग से यह साबित हुआ कि डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ है? तो ये जो क्वेश्चन आपको हम पीछे भी बता चुके हैं, वो इसलिए सिलेक्ट किए कि आपका माइंड इसे कैसे कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक ना। तो किस वैज्ञानिक के प्रयोग से यह साबित हुआ कि डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ है? तो हर्षे एवं चेज के अनुसार। ठीक। 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कोशिकीय मतलब क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स क्या है? ठीक ना। क्रोमोसोम्स क्या है? तो क्रोमोसोम्स जो है ना, कोशिकीय अंग ईआर, ईआर का मतलब हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रव्य जालिका, ठीक है ना, का एक खंड है। ठीक। चलिए आगे क्वेश्चन है 97 नंबर ना। 97 नंबर की क्वेश्चन, मानव शरीर में कितनी आवश्यक एमिनो अम्ल पाया जाता है? तो मानव शरीर में जो है ना, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितने आवश्यक एमिनो अम्ल पाया जाता है? तो 20 क्वेश्चन। ठीक, 20 सॉरी, मानव शरीर में कितने आवश्यक अमीनो अम्ल पाया जाता है? तो 20। 98 का क्वेश्चन कर रहा है, डीएनए केंद्रक के अलावा कहाँ कहाँ पाया जाता है और कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो डीएनए जो है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक, और हरित लवक में पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन को ऐसे समझिए, डीएनए जो है, डीएनए केंद्रक में अधिकांशतः पाया जाता है। डीएनए केंद्रक में अधिकांशतः, इसके अलावा जो है माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में पाया जाता है थोड़ा थोड़ा। तो इसलिए ये क्वेश्चन बन गया कि डीएनए केंद्रक के अलावा और कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो डीएनए केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में पाया जाता है। 99 नंबर क्वेश्चन, ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। ठीक ना। तो ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का जो ऑक्सीकरण होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक ना। 100 नंबर का क्वेश्चन बना लेते हैं। 100 नंबर में क्या कर रहा है? ऑक्सीकरण, ठीक ना, ऑक्सीकरण के परिणाम स्वरूप कितनी अणु एटीपी ऊर्जा के रूप में मुक्त होते हैं? ऑक्सीकरण के परिणाम स्वरूप कितने अणु एटीपी ऊर्जा के रूप में मुक्त होते हैं? तो 38। कितने? 38। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक ना। तो यदि आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।